ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजिकल इनपुट लाना, HY सीड्स का इस्तेमाल करना, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, रूरल हर जगह इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लैंड होल्डिंग जो मैंने हमें बता दिया, बात खत्म, पैसा हजम। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर चैप्टर को टैकल करने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, 4 से 5 में समड अप होगा पूरा एग्रीकल्चर। पहले वीडियो में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, जो आपका चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें से बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। बस हमें पढ़ना है कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर के इंडिया के अंदर, और क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किया है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। पहले चैप्टर में पहले वीडियो में ये समाप्त करेंगे। दूसरे वीडियो में हम फूड क्रॉप्स को देखेंगे। फूड क्रॉप्स में मैं राइस पहले बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ में आएगा तो बढ़िया बात, मैं प्रयास करूंगा आपको समझ में आ जाए। और तीसरे वीडियो में हम व्हीट और पल्सेस को कंप्लीट कर देंगे। राइस को मैं एक वीडियो में डाल रहा हूं क्योंकि राइस में आपको अच्छे से बताऊंगा बीज को कैसे बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में है। एक बार आप समझ जाओगे तो व्हीट और पल्स से समझना आसान हो जाएगा। और उसके बाद उसके बाद हम कैश क्रॉप्स उसके बाद जो भी चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 4-5 वीडियो में पूरा एग्रीकल्चर खत्म हो जाने वाला होगा। प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, लिंक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। नहीं मन तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपने पढ़ लिया तो और बढ़िया बात। और वो जो वीडियोस होंगे 5 से 4 वीडियोस, वो बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, 10-15 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 18-19 मिनट जाएंगे। आप अगर उसे स्पीड के हिसाब से देखोगे तो और अच्छे से जल्दी खत्म हो जाएगा। एगर का मतलब क्या होता है? एगर का मतलब होता है लैंड। क्या होता है? लैंड, जमीन। एंड कल्चर मींस कल्टीवेशन। सो द कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी हिंदी में से कहें तो इसे हम खेती कहते हैं। एग्रीकल्चर देखने में तो लगता है कि बाप रे बाप कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर वास्तव में बताऊं तो बड़ा ही आसान चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक जरूर जानकारी रखते हैं खेती बाड़ी के बारे में, गाँव में गए हैं, देखा है आपने, मूवीज में तो देखा ही होगा यार। अब देखिए 70% हमारा पूरा जो क्या कहा जाए, छोड़िए वो तो आप पता ही होगा। 70% जैसे कि यूएसए में सबसे ज्यादा मैक्सिमम की कमाई इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है, वैसे इंडिया में एग्रीकल्चर के चलते इंडिया की कमाई हो रही होती है। तो ये बात अलग है, बात करेंगे अच्छे से। वैसे चैप्टर बड़ा आसान है, मैं बता रहा हूं। अगर थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानकारी है तो और इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलिए, एगर का मतलब लैंड, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। लैंड के कल्टीवेशन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी में बड़ा रोल निभाता है, 17%। अगर मान लीजिए 100 रुपए इंडिया को मिल रहे हैं तो उसमें से 17 से 18 रुपए एग्रीकल्चर लेके आ रहा है। वैसे तो इससे भी ज्यादा आने चाहिए, पर फिर भी अभी के लिए इस हिसाब से जीडीपी अभी हमें नहीं समझना है। जीडीपी के लिए अगर जरूरत होगी तो अलग से वीडियो होगा, बहुत डिटेल में क्यों जाए, सेमेस्टर 2 को हमें क्रैक करना है बस, और क्या मतलब। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि आखिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बोलने की जरूरत है क्या? फूड भैया, खाना। एक टाइम खाना नहीं तो पड़पड़ा जाओगे आप लोग, समझ रहे हो ना। 2 टाइम खाना ना तो पड़पड़ा जाओगे, बता रहा हूं। तो खाना is very important, and to eat this food we have to grow crops, we have to do cultivation, we have to do agriculture। बात समझ में आ गई? अच्छा, और क्या एक बात बताऊं, एग्रीकल्चर मिलियंस ऑफ पीपल को लिवलीहुड देता है, समझ रहे हो ना। मिलियंस ऑफ पीपल को एग्रीकल्चर लिवलीहुड दे रहा होता है, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री का मालिक हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री का वर्कर हो, वो सारे एग्रीकल्चर से हैं। एग्रीकल्चर से उनका लिवलीहुड चल रहा होता है। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, आपने बीज जमाया, कल्टीवेशन हुआ, बात करेंगे, तो वो किसी पीजेंट ने किया या किसी वर्कर ने किया, किसी लेबर ने किया। उसे अब बेचा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की वहां से खर्चा निकल गया। मान लीजिए मुझे ट्रैक्टर खरीदना है भाई, एग्रीकल्चर करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होगी, कुछ मैकेनिज्म की जरूरत होगी, कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, कुछ एग्रीकल्चर के टॉयज की जरूरत होगी। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक मार्केट क्रिएट कर देता है। एग्रीकल्चर क्रिएट्स एन मार्केट फॉर द इंडस्ट्रीज। मुझे ट्रैक्टर खरीदना है भाई, गांव में मुझे खेती बाड़ी करनी है, तो ट्रैक्टर खरीद के आऊंगा, कहां से? दुकान से, तो उनके लिए एक मार्केट चल गया। अच्छा, मान लीजिए मुझे गाय का खाद इस्तेमाल नहीं करना, घर में खाद नहीं बना, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं फिर से जाऊंगा मार्केट में, खरीद के लाऊंगा, तो क्रिएट्स एन मार्केट। अच्छा, वैसे मैं बताऊं तो आउट ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन खाद जो बनाते हैं ना वो सबसे बढ़िया होता है, फर्टिलाइजर से भी बढ़िया, ट्रायल है, मतलब क्या कहें, गारंटीड बढ़िया होता है। अच्छा, और कैसे मान लीजिए मुझे हार्वेस्टिंग मशीन लाना है, मैं बात करूंगा हार्वेस्टिंग ये सब चीजें क्या है, तो उसके लिए मार्केट क्रिएट हो गया। तो ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर फूड क्रिएट करता है, मिलियंस ऑफ पीपल का लिवलीहुड देता है, और हमारी इंडिया में एक बड़ा सा मार्केट एग्रीकल्चर देता है। अच्छा, लिवलीहुड कह लो या इंप्लॉयमेंट कह लो, बात बराबर है। एग्जाम में इस चैप्टर से बड़ा ही मान 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें से कोई भी आ सकता है। ये पॉइंट्स याद रखना, 4 पॉइंट्स याद रख लो। एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी या फिर बात तो कर लो इंडिया के एक्सपोर्ट में बड़ा इनकम इसका हाथ में रहता है। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं चाय पत्ती, आप जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी मम्मी पापा, तो अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर वो अपर क्लास का देख रहा है तो अलग बात है, हम भी मिडिल क्लास के ही हैं भाई, तो जो चाय पत्ती होती है वो बची कुछ चाय पत्ती होती है, चाहे कितनी भी बढ़िया हो जाए, जो एकदम बेस्ट क्वालिटी होता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में, और नाम इंडिया का बढ़ता है, ये बढ़िया बात है। किंतु फिर भी हम बची खुची चाय पत्ती, जो बेकार चीजें होती हैं वो खा रहे होते हैं। बेस्ट जो राइस होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है पूरे इंटरनेशनल। तो ये दुखी होने की बात नहीं, खुश होने की बात है कि इंडिया का नाम बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये हम आगे इंपॉर्टेंस पे अगर पूछ दिया जाएगा आराम से लिख देंगे। अब हम आते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट एग्रीकल्चर फेसेस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। बहुत बढ़िया से ये समझना टॉपिक है, प्रॉब्लम्स।
अब भाई अगर डॉक्टर के पास बीमारी पता चलेगी तभी तो इसका क्योर होगा। क्योर कौन निकालेगा? वो गवर्नमेंट निकालेगा। गवर्नमेंट कौन है? हम ही लोग तो गवर्नमेंट जाके बनने वाले हैं ना, हम ही लोग गवर्नमेंट संभालने वाले हैं। अच्छा चलिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट आगे संभाल रहे हैं। यू आर द फ्यूचर, वी आर द फ्यूचर। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला, रेनफॉल जो है अनसर्टेन। कहने की बात है क्या? कोई पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ा है ना सेमेस्टर 1 में, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। रेनफॉल जो है इट्स अनसर्टेन। अगर जुलाई के 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इस साल बारिश हुई तो अगले साल जुलाई में बारिश ही नहीं होगी, ऐसा रेनफॉल है। अगर यहां पे बाढ़ आ गया, इस एरिया पे बाढ़ हो गया, अगले साल पता चलेगा यहां पे सूखा पड़ गया। यहां पे सूखा पड़ गया, मैंने यहां पे फसल नहीं जमाई, अगले साल पता चला यहीं पे सबसे ज्यादा बारिश हो गई। So it's uncertain, it's unreliable, it's erratic in nature. But the harsh reality is, still 55% of our total agricultural land people are totally dependent on agriculture. Sorry, on rainfall. लगान फिल्म देखा है ना आपने? घूम रहे बदरिया सॉरी। तो जब तक बादल आए, कब वो बारिश करे तभी हमारी फसल उगेगी। नहीं आया, सूखा पड़ गया, सब अकाल पड़ गया। Still 55% of the total population जो एग्रीकल्चर करते हैं, they are dependent on rainfall, not on irrigation. Harsh reality. और बचे खुचे जो 45% हैं, then the irrigation facility, irrigation facility जो है lack है, बहुत कमी है। इरिगेशन फैसिलिटी ऐसा नहीं है कि हर जगह बढ़िया मिल रहा है। अब कमी कैसे है? आपके बुक का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं है। क्या एग्जांपल मैं देना चाहता हूं? मान लीजिए कोई फार्मर है, ऐसे कई गांव होते हैं जहां पे बिजली चोरी होती है, आज भी हो भी रही है अभी, ठीक है, बिजली चोरी देखिएगा। तो फार्मर्स जो हैं, कई फार्मर्स जिनको चालाकी आता है अच्छे से करना, वो क्या करते हैं कि फ्री का बिजली मिलता है, वो क्या करते हैं कि ट्यूबवेल्स के अंदर से, वेल्स के अंदर से, बोरिंग के अंदर से पूरा जो पानी होता है उसे निकाल लेते हैं, एंड द ग्राउंड वाटर बिकम्स ड्राई। पूरा ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है, फ्री का माल मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी के कारणवश ये काम होता है। What happens due to this that the small farmers जो बचे होते हैं ना, जो स्मॉल फार्मर्स, जिन्हें नहीं पता दुनियादारी का मतलब, भाई बिजली चोरी भी होती है, जिनके गांव में बिजली आती नहीं है अच्छे तरीके से। फिर वैसे तो अभी हमारी जो सरकार है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इंडिया को, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे अजय बिजली नहीं आती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। वो जो है स्मॉल फार्मर्स, उनके ऊपर सारा बोझ आ जाता है, वो इरिगेशन नहीं कर पाते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे, उसी कारणवश इरिगेशन फैसिलिटी की कमी आ जाती है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया? 2 पॉइंट क्लियर करके दिमाग में एकदम अच्छे से डाल देना। ये पॉइंट आपको जाके एग्जाम में लिख देंगे ना, मजा आ जाएगा। और अच्छा जो हम मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, द वे वी आर कल्टीवेटिंग द सीड्स, कल्टीवेशन इज रियली पुअर, इनएफेक्टिव। हर जगह की बात नहीं करूं, कुछ जगह की बात करूं, मैक्सिमम प्लेसेस इनएफेक्टिव एंड ट्रेडिशनल, काफी ट्रेडिशनल है। काफी ट्रेडिशनल का मतलब क्या हुआ? आज भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे कैनल्स फ्लो करते हैं, वहां से पानी भर के आता है, डाला जाता है, पानी भर के आता है, डाला जाता है। कई जगह ऐसे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं होता। आज भी बुलक कार्ट पे हल समझते हैं ना, वहां पे ले जाकर ठोका गड़ी होता है, ट्रैक्टर से जोताई नहीं होती। ऐसी कई जगह है जहां पे हार्वेस्टिंग नहीं होता, अपने हाथ से मैनुअल लेबर करना पड़ता है, काफी मेहनत लगता है, काफी टाइम लगता है। एट द एंड घाटा बस एक स्मॉल फार्मर का नहीं होता, उस पर्टिकुलर फार्मर का नहीं होता, उस पर्टिकुलर खेत का नहीं होता, घाटा एक देश का होता है। चलिए, ये समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, और कौन सा पॉइंट याद करिए क्या हो सकता है? ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं नेट सोन एरिया जो है ना, इसमें रिडक्शन इन नेट सोन एरिया, सोन का मतलब होता है किसी बीज को बो देना। तो जहां पे हम एग्रीकल्चरल लैंड है उस एरिया में रिडक्शन आ रहा है। आप कहोगे कि लैंड कैसे रिडक्ट हो जाएगा? मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये बार बार आएगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, वैसे बता दो। मान लीजिए किसी के दादाजी के पास 100 एकड़ जमीनें थी, ठीक है, 100 एकड़ जमीन थी, उनके 4 बच्चे हो गए, 25 बढ़ गए, उनके 4 बच्चे हो गए और बढ़ गए, उनके 4 बच्चे हो गए और बढ़ गए, बचा कितना? उसमें से एक बच्चे ने सोचा मैं यहाँ पे हाईवे बनाऊंगा, एक ने सोचा मैं यहाँ पे एयरपोर्ट बनाऊंगा, एक ने सोचा मैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक ने सोचा मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा, एक ने सोचा मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर करूंगा। कहां से एग्रीकल्चर हो? 100 एकड़ जमीन में एकदम 1 एकड़ कहीं एग्रीकल्चर हो रहा है। आप कहेंगे कि अरे एक ही परिवार तो है, लेकिन देख लीजिए समझ ना, इससे क्या हुआ? 100 एकड़ जमीन में 1 एकड़ जमीन से एग्रीकल्चर निकल रहा है, नेट सोन एरिया में रिडक्शन आ रहा है, उसके चलते कंट्री में एग्रीकल्चर में डिप्लेशन आ रहा है, जीडीपी रेट घट रहा है एग्रीकल्चर से जो मिल रहा था। अच्छा, ये समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। और सॉइल इरोजन भैया बड़ा चीज है। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेसिंग कर रहे हैं, सारे पेड़ों को काट रहे हैं, इसके चलते सॉइल इरोजन हो रहा है, अच्छी फर्टिलिटी नहीं मेंटेन हो पा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो समझ में आनी चाहिए, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक और चीज टेक्नोलॉजिकल अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की जो बड़ी कमी है, हर जगह टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके कारणवश बढ़िया मशीन्स नहीं हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर मशीन भी कोई इस्तेमाल कर पा रहा है तो अगर किसी को पता भी है तो वो इनसफिशिएंट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो ये बहुत ज़्यादा
बड़ी बड़ा कारण है हमारे इंडिया में। प्रॉब्लम्स की बात होगी, ये सिंपल से प्रॉब्लम्स की बात होगी। अब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अगर मैं देख लूँ वीडियो चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। तो अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो आखिर सरकार ने किया क्या? ऐसे ही थोड़ी बैठेगी भाई, इंडिया नाम है, ऐसे ही थोड़ी। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स की। छोटा सा चैप्टर में बता रहा हूँ, ये रिफॉर्म्स के बाद खत्म ही हो जाएगा। रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। सुना होगा कि नहीं सुना होगा? कभी तो सुना होगा, पता नहीं होगा, भूल गए होंगे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया में फूड स्कैरिटी से लेकर फूड सफिशिएंटी ला दिया था। समझ रहे ना? लोग भूखे मर रहे थे। इंडिया जैसे देश में लोग भूखे मर रहे थे। किसी और कारणवश मरना अलग बात है, भूखे मतलब इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड है और तब लोग भूखे मर रहे थे। उस टाइम में सरकार ने एक रेवोल्यूशन ला दिया, उसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बारे में तो आप 1 घंटा पूरा लेक्चर चल सकता है, 1 घंटा पूरा लेक्चर चल सकता है। कैसे आया, क्यों आया, कौन लाया, कौन महान व्यक्ति है। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन है जिसने भारत में फूड स्कैरसिटी से लेकर फूड सेल्फ सफिशिएंटी तक ला दिया। मेरा चीज ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिक बात रटवाने का प्रयास नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, दिमाग से लगाना है। ऐसा क्या हो सकता है कि हमारा एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाए? पहली बात, टेक्नोलॉजी अगर हमारा बढ़िया हो जाए, टेक्नोलॉजी अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स लाने लगे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स का मतलब क्या हुआ? अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, अगर मैनुअल लेबर ना लगा के अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करने लगे। मैं आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करेंगे कि हम किसी सीड को डायरेक्ट ऐसे छेड़ नहीं देते, बस वो नहीं देते। हम क्या करते हैं, पहले सीड को सैपलिंग बना देते हैं। सैपलिंग ना कह के आप समझ लो सीडलिंग कर देते हैं, सीड को सीडलिंग कर देते हैं। सीडलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई सीड है, चना देखा आपने, चना को आप पानी में डालते हो तो उसके रूट्स निकल जाते हैं ना, वैसे ही कोई सीड को अगर आप वो क्या करोगे, सोक करोगे उसे, सीड को सोक करोगे तो कुछ दिन में 4-5 दिन के अंदर बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा एक सैपलिंग, छोटा सा सैपलिंग के अंदर हो जाए, उसे सीडलिंग कहते हैं। उसको हम ले जाके राइस के अंदर इस तरह से डालते हैं अच्छे तरीके से। तो वो सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम हाथ ना डाल के क्या कर सकते हैं कि फील्ड में एक ट्रैक्टर ले जाएंगे, वहां से मशीन लेंगे, वो अपने आप अंदर डाल देगा। ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और टाइम रिड्यूस हो जाए। पहला चीज समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा चीज HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब क्या हुआ? हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब क्या हुआ? वो सीड जो खराब ना हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो सीड जो खराब ना हो, वो सीड जिसका प्रोडक्शन बढ़िया हो, वो सीड जो एकदम हेल्दी हो। बस अब क्या जानोगे? HYV सीड मतलब आपको फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, फिर भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना। यानी कोई भी सस्ता सुस्ता सीड नहीं, अच्छा टेस्टेड सीड, बायोटेक्नोलॉजी से उसे टेस्ट किया गया है, वो अच्छा प्रोडक्शन करता है, उसे हमने ट्रांसप्लांटेशन किया, पहले ही हमने देख लिया, उसे पहले ही उगा के कि कोई खराब हो गया तो उसे छोड़ दो और जो बढ़िया हुए उसे हम जाके बो देंगे। ये अगले चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे। 2 पॉइंट आपका अभी तक क्लियर हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स में यह भी आ सकता है कि हम मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर। ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। अच्छा, और क्या हम कर सकते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि जो हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसका मतलब बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी एक चीज, जो हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम टेस्ट कर लें। टेस्ट करने से अच्छा हम क्या कर लें कि साइंटिफिकली हम पहले ही जान लें कि कौन से फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया होते हैं सीड के लिए, जो सीड के फर्टिलिटी को भी खराब नहीं करेंगे ज्यादा डालने से, और कम डालने से भी काम हो जाएगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, गुड केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना। अच्छा, और प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें करना किसके द्वारा? मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स के द्वारा। हम बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चला कि कई बार आपने देखा होगा, अगर आप गांव गए होंगे, मैं बड़े पापा ने बताया था कि कई खेत में सड़न आ जाती है, कीड़े पकड़ लेते हैं, उससे एक अगर थोड़ा सा कुछ भी दिक्कत हुआ तो पूरे खेत के अंदर पूरा खेती खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कि अगर कोई भी ऐसे जर्म्स, कीटाणु, वायरसेस पकड़ रहे हैं उसे, तो वो ठीक हो जाए। और क्या बात? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, हर गांव में बिजली पहुंचेगी। समझ में आ गया? ये कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6, 3 मार्क्स का है तो 6 लिख दो, 4 मार्क्स का है तो और 2 मैं बढ़ा देता हूँ, और 2 मैं बढ़ा देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ जी, लैंड होल्डिंग जो है ना, मैंने आपको बताया जो नेट सोन एरिया है उससे देखना, एक सर्टेन लिमिट तक ना आप कम कर सकते हो अपनी जमीन। अब हम बात करते हैं, अब हम बेसिकली बात करते हैं सॉरी, थोड़ा सा 1 सेकंड प्लीज। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इसे कई साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। भले ही ग्रीन रेवोल्यूशन तो भाई रेवोल्यूशन है एक ना इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने कहा कि इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या क्या कहूँ मैंने, जमींदारी सिस्टम जानते हैं आप क्या होता है? जानते होंगे, फिर भी 30 सेकंड के लिए आपका समय मैं बर्बाद करके ये कहना चाहूंगा, किसी को नहीं पता हो। मान लीजिए ये मेरा जमीन है। पीजेंट और फार्मर में डिफरेंस जानते हैं आपके? पीजेंट मतलब वो होता है कि जिसकी किसी और की जमीन पर कोई और आके खेती करे उसे हम पीजेंट कहते हैं, और अपनी जमीन पर जो खेती करे उसे हम फार्मर कहते हैं। बात बराबर है, बस जमीन अपने आप की नहीं है। तो पीजेंट, मैंने क्या किया कि मेरा जमीन है, मैंने यहाँ पे पीजेंट्स लगाए हुए हैं। मैंने कह दिया कि 6 महीने के अंदर मुझे यहां से पूरी फसल बढ़िया चाहिए और मुझे यहां से इनकम निकालना है 10 लाख। 10 लाख मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे इतना पैसा चाहिए इसमें से। पीजेंट से मैंने कहा दिया कि 6 महीने के अंदर मुझे पूरा पैसा चाहिए। उस समय बारिश नहीं हुई, ड्रॉट पड़ गया, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स, एक बार वीडियो पॉज करिए, दिमाग में रिकॉल करिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स की मैंने बात की थी। अच्छा, पीजेंट्स नहीं निकाल पाए, उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपया ही निकल पाया। जमींदार ने क्या किया, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट चीज लगा दी, इनके घर में ताला बंद करवा दिया, घर तोड़वा दिया, जो भी जमीन जायदाद थी उसे छीन लिया, जब्त कर लिया। इसे कहते थे जमींदारी सिस्टम। भले ही आजादी के बाद ये चीजें खत्म हो चुकी थी कहने के लिए, किंतु उस टाइम ये चीजें थी। और साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इस चीज को सबसे पहले बंद कर दो, अगर कोई जमींदारी सिस्टम फॉलो करता है, एबोलिश, उसे डायरेक्टली जेल में डालो। सबसे पहली बात एबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, सबसे पहली बात एबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, फ्रैगमेंटेड। दूसरी बात, फ्रैगमेंटेड एग्रीकल्चरल लैंड को कंसोलिडेट करना। मैं कहा था ना, ये फ्रैगमेंटेड वाला चीज ये चैप्टर में बड़ा जगह आएगा। जो फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रैगमेंटेशन मींस अगर मेरे दादाजी के पास 100 एकड़ जमीन थे, किसी के भी दादाजी के पास 100 एकड़ जमीन थे, 4 बच्चे हो गए, 25-25-25, उनके 4 बच्चे और आता था, और उनके 4 बच्चे और आता था। ये जो फ्रैगमेंटेशन, इसी को चीज कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं। यानी सब डिवीजन या फ्रैगमेंटेशन एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार 1 एकड़ जमीन बचे और 100 एकड़ में से 1 एकड़ जमीन में एग्रीकल्चर हो रहा है। भाई आप खुद का नहीं, पूरे देश का नुकसान कर रहे हो। एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए, कहने के लिए ये बात भी उन्होंने कह दी। 2 चीज समझ में आ गया, 2 चीज आपको समझ में आ गया। एक और चीज, मिनिमम सेलिंग प्राइस लगा दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होगा, स्टोरी के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए फसल हुआ, एक फार्मर है, उसने मान लीजिए धान की खेती हुई, धान मतलब मान लीजिए चावल की खेती होगी, ठीक है। चावल काफ़ी सारे हैं, इसे बेचना है। चावल का एक्चुअल मार्केट में प्राइस मान लीजिए है 35 रुपये किलो, ठीक है। इसने जिसे बेचा, जिस फार्मर ने जिसे इसे बेचा, बेचने के लिए जो मिडल मैन होता है, उसने उससे 10 रुपये किलो में, 7 रुपये किलो में इस चावल को ले लिया। कितना करता पड़ा, और उसने मार्केट में जाके इसे 35 रुपये का बेचा। और मान लीजिए 100 किलो चावल था, 200 किलो चावल था। ये जो चीज हो रही है ना, इसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया गया है। अगर आप अपने मालों को बेच रहे हैं, धान को बेच रहे हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेचिए, एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर 35 नहीं तो कम से कम आपको 30-25 मिल ही जाएगा, 30-25-20 मिल ही जाएगा। ये 7 तो नहीं देने पड़ेंगे। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगना चाहिए। ये साइंटिस्ट लोगों का दिमाग है, सब कुछ नेता थोड़ी करेंगे, नेता तो कहने के लिए होते हैं। हाँ जी, बैकग्राउंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, समझ रहे ना बात। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। कॉल सेंटर, जी हाँ, 2005 से कॉल सेंटर इंडिया के अंदर लग गए हैं, जिन्हें हम किसान कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं। हो सकता है सवाल आ जाए, जानने में क्या, लिखना मत। किसान कॉल सेंटर सुना देंगे अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में कि मुझे कौन सा मैनुअल लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे लेबर लगाना चाहिए, या मुझे मशीन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, इरिगेशन का इस्तेमाल, मुझे कितनी पानी देनी चाहिए, मुझे फसल कितने देर रखनी चाहिए। अगर किसी को बेसिक जानकारी नहीं है तो वो कॉल कर सकते, पूछ सकता है कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कितना मार्केट में भाव चल रहा है, मुझे कितने में बेचना चाहिए। सारी चीजें किसान कॉल सेंटर में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, लॉकडाउन में अगर आप फंसे होंगे तो प्याज की बड़ी स्कैरिटी आई थी, पूरे देश में कमी हो गई थी प्याज की। तो हुआ क्या कि कोल्ड स्टोरेज होता है, आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, फिर भी एक कोल्ड स्टोरेज होता है। फार्मर्स जो है ना, वो अपना प्रोड्यूस निकालते हैं, मिडिलमैन को दे देते हैं। वो जो मिडिलमैन क्या करते हैं, काफी उसमें से चीज कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो खराब नहीं होता। अब क्या करते हैं वो लोग कि उस चीज को जब पूरे नेशन के अंदर स्कैर्सिटी आ जाए, कमी हो जाए, तब उस चीज को वो बेचते हैं। और उस चीज का मान लीजिए एक्चुअल प्राइस 30 रुपए है, तो उसे वो 150 रुपए में बेचते हैं, 200 रुपए में बेचते हैं। क्यों? मजबूरी का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना। ये जो चीज है, इसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसे बंद कर दिया। मिडिल मैन को नहीं, अब डायरेक्टली गवर्नमेंट को कोल्ड स्टोरेज दो, हम रखेंगे और आपको फायदा भी हो जाएगा, घाटा नहीं होगा, आप बेच दीजिए बस।
ये चीजें गवर्नमेंट ने की, एक बार पढ़ लेना। जमींदारी सिस्टम, फ्रेगमेंटेशन जो है, सब डिवीजन जो है लैंड का, कंसोलिडेट करो, एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना दिया, कॉल सेंटर्स बना दिए, किसान कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज दे दिया। अब क्या जानोगे हैं? अब क्या जानेंगे? इरिगेशन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजिकल इनपुट लाना, HY सीड्स का इस्तेमाल करना, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, रूरल हर जगह इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लैंड होल्डिंग जो मैंने यहाँ पे बता दिया, बात खत्म, पैसा हजम। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम राइस को कंप्लीट करने वाले हैं। जय भारत, जय जवान, जय किसान। ऊपर चला गया यार।